क्या है हमारे पास जेनर डायोड। जेनर डायोड को रिवर्स बायस के लिए ही बनाया जाता है। तो रिवर्स बायस में हल्का सा करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर ऑल ऑफ अ सडन करंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ करंट कौन सी यूनिट में है एनीवन? माइक्रो एम्पेयर्स में। और यहाँ हमारे पास वोल्टेज है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है वो 6 वोल्ट के आसपास होती है। डेटा वेरी कर सकता है, ठीक है, 10 वोल्ट भी इवन गिवन हो सकता है, लेकिन जनरली आपको बुक्स में 6 वोल्ट मिलेगा या 8 वोल्ट, इस टाइप का डेटा मिलेगा। तो जेनर का ब्रेकडाउन 6 वोल्ट पे हो रहा है। एक बार एक चीज देखो, ब्रेकडाउन हो गया एंड लेट जस्ट से यहाँ वोल्टेज 6 वोल्ट की है, लेट जस्ट से, ठीक। अब करंट कितना है? यहाँ मान लो 2 मिली एम्पेयर है। फिर करंट कितना है? 3 मिली एम्पेयर, 4 मिली एम्पेयर, 5 सॉरी माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर। ये करंट है। आप क्या देख रहे हो? एक ही वोल्टेज पे डिफरेंट करंट्स है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑन जेनर बिकम्स कांस्टेंट। अगर जेनर का ब्रेकडाउन हो गया तो इससे करंट चेंज कर सकता है, लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं कर सकती। बात आई समझ में? आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज बिकम्स कांस्टेंट। और ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर हम जेनर का ब्रेकडाउन करवा दें और इसके साथ पैरेलल में कुछ लगा दें, तो इसके साथ जो भी पैरेलल में है उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगी, ठीक। स्टेबलाइजर पता है सबको? जनरली हम इसके साथ लगाते हैं, एसी के साथ। आजकल फ्रिज के साथ तो लगाने बंद कर दिए। कई बार लाइट बिल्कुल तेज या बिल्कुल लो वोल्टेज पे आ जाती है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम क्या है? वोल्टेज स्टेबलाइजर इज ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज उतनी ही रखता है जितनी आउटपुट में चाहिए, 220 के आसपास। तो कुछ वैसे ही ये भी यहाँ पे क्या काम करेगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर या रेगुलेटर का। तो हेडिंग डालिए जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। लिखा? ये लिखने के बाद प्लीज ये वाला डायग्राम चिपका लीजिए। ये डायग्राम बनाइए जल्दी से। इनपुट वोल्टेज कहां लगेगी? इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इस और इस टर्मिनल के बीच में लगती है। कौन सी वोल्टेज होगी यहाँ, एसी या डीसी? एसी क्यों नहीं? फॉरवर्ड रिवर्स बायस एसी में लगातार चेंज होते रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ डीसी चाहिए होगा। सो ऊपर कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये डीसी वोल्टेज है। आई होप आपने पढ़ भी लिया हो। यहाँ डीसी वोल्टेज यूज करते हैं। ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव क्यों? जेनर डायोड है, ये P ये N, N पॉजिटिव से P नेगेटिव से, वो वाला रूल होना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऐसे इसकी बायसिंग होगी ताकि ये रिवर्स बायस में ही हो। जेनर का फॉरवर्ड में कोई खास काम नहीं है, जेनर स्पेशली रिवर्स के लिए बनाई जाती है। ओके, एक बार जरा एग्जाम्पल से समझो फिर डेटा से समझना। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, तुम्हें वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो लाइट एकदम से फ्लक्चुएट कर रही है, गर्मियों में कई बार करती है, ठीक। कभी एकदम से डिम हो गई, कभी एकदम से ज्यादा हो गई। एंड लाइट जैसे तुम्हें अपना कोई डिवाइस चार्ज में लगाना है, लाइट जैसे मुझे मेरा आईफोन ही चार्ज में लगाना है, लेकिन लाइट फ्लक्चुएट बहुत कर रही है और मुझे चार्ज करना भी है। अगर लगा दिया तो खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। क्या करें? स्टेबलाइजर के अक्रॉस लगा दें या नहीं? तो अगर तुमने कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया हो या आगे करो, तो तुमसे बोला जाएगा 0 से 20 वोल्ट, कुछ ऐसे रेंज दी जाएगी। ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज है। इसका क्या मतलब हुआ? इनपुट में जो फ्लक्चुएशन है वोल्टेज का, वो यहां से यहां तक जा सकता है। आई होप आपको पता हो कम वोल्टेज पे चीजें खराब नहीं होती, ज्यादा पे खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक। तो हमेशा हम किसको हैंडल करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू को। जो दो वैल्यू दे रखे हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू चूज कर लेना। तो मान लो मैंने यहां 20 वोल्ट लगा दिए, ओके, लेकिन जेनर सिर्फ 6 वोल्ट ले सकती है, तो बाकी किसको मिलेगा? शाबाश, लोड ये है और मुझे लगा ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो बाकी लोड को मिलेगा, है ना?
और की लोड पहन दिया तनु ओए। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, क्या मैं कह सकता हूं वोल्टेज अक्रॉस जेनर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस लोड इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। आई होप आपको याद हो आउटपुट लोड के अक्रॉस लेते हैं जब तक मेंशन्ड ना हो। तो एक पीवाई क्यू क्वेश्चन है, जेनर को 6 वोल्टेज मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज बताओ। ओके ये वाला कर लोगे। तो ये तीनों पैरेलल में हैं या ये दोनों पैरेलल में है, व्हाटएवर। इनके साथ हम क्या करें, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। सीरीज में क्यों? सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो टोटल 20 है, 6 इसने ले ली, तो बाकी किसको मिलेगी? इस रेजिस्टेंस को। आर एस, एस बोले तो सीरीज। तो ये क्या है हमारे पास? सीरीज में। कोई डाउट किसी को? अब हेल्प करवाओ। ये रेजिस्टेंस तुमने लगाया है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है। ये लोड है, इसकी वैल्यू भी तुम्हें पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू आई आर, इसमें करंट आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं लोड में कितना करंट होगा, V इज इक्वल टू आई आर, इसमें भी करंट आ जाएगा। अब पूछा जाता है जेनर में कितना करंट होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ टोटल वोल्टेज हैगी, टोटल कितनी आ रही है, इसमें कितनी जा रही है, इसमें कितनी होगी, केसीएल लगा सकते हो। ये हमारे पास मेथड होता है। तो आ जाओ इस मेथड पे अब प्रॉपर वैल्यूज लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर एस, यहां जेनर है, ठीक, और यहां हमारा लोड है आर एल। यहां इनपुट वोल्टेज, बताइए किसको कितनी वोल्टेज मिलेगी? इसे VZ, इसे VL या VZ ही पैरेलल में है, इसे हाँ भाई। तो RS को कितनी वोल्टेज मिलेगी? V इनपुट माइनस VZ। कोई डाउट? RS, S इज फॉर सीरीज। इसका काम क्या होता है? टू टेक एक्स्ट्रा वोल्टेज, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बच जाती है ये वो लेता है। कोई डाउट? आइए वापस नेक्स्ट। इसके बाद हाँ भाई इस ब्रांच में करंट कितना होगा? लेट जस्ट कॉल दैट IS। कितना होगा IS? V in माइनस V जेनर ओवर RS। कोई डाउट? नेक्स्ट लोड में यहां कितना करंट होगा? IL VZ बाय RL। कोई डाउट? आई होप आपको KCL लगाना आता हो, किरचॉफ्स करंट लो। यहां से करंट आया IS, इसमें गया IL, इसमें जाएगा IZ। तो क्या होगा? IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL। ये है बच्चों हमारे पास जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज कितनी ही फ्लक्चुएट करे, जब तक जेनर के साइड में कोई है उसे 6 वोल्ट ही मिलेंगे, ठीक। तो यहां जेनर क्या कर रहा है? वोल्टेज रेगुलेट करने का काम कर रहा है। जेनर डायोड इज अ रेगुलेटर। तो अगली बार गैस चेंज करो, रेगुलेटर की जगह ये लगा देना। आपकी जिंदगी से तो अच्छा ही जोक था। करें आगे। करें ओके। तो बच्चों ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम है एनसीईआरटी का, आई होप आपने देखा हो। अब दोबारा एक डायग्राम देखें जो एग्जाम में आ जाता है, एनसीईआरटी लैब मैनुअल वाला डायग्राम, या शॉर्ट में कहूं एक्सपेरिमेंट वाला डायग्राम। तो एक्सपेरिमेंट वाला डायग्राम देखे काइंड ऑफ सेम है। आपके पास यहां पे क्या है? 2 टर्मिनल्स, आपने यहां एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां जेनर लगा दी।
और ये आपका आउटपुट है। यहाँ ये इनपुट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। इनपुट में कौन सी वोल्टेज आती है? अनरेगुलेटेड। ओके, क्या मिसिंग है इस डायग्राम में? इस डायग्राम ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਲੋਡ नहीं ਪੈਂਦੀ। ठीक, इस डायग्राम में लोड रेजिस्टेंस नहीं है। अब इस रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? आरपी। लैब मैनुअल में एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में इसे आरपी कहा गया है। पी बोले तो पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या मतलब होगा पी का? यहाँ आरएस तो वहां सीरीज में था, आरपी क्या होगा यहाँ? एग्जैक्टली नहीं, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है। अगर जेनर को 6 चाहिए और तुमने जबरदस्ती 6 से ज्यादा दे दी तो जेनर फूक जाएगी शायद। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, किसी ने मेरे को जेनर डायोड के आसपास नहीं जाने दिया जब से मैंने जेन गाड़ी फूकी थी। तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है। एक चीज देखिए, क्या यहाँ करंट डिफरेंट होंगे? एनीवन? यहाँ करंट एक ही होगा क्योंकि सीरीज में एक ही रिश्ता है सबके पास, यहाँ मल्टीपल करंट नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा देख लेना, कई बार जेनर की पावर दे दी जाती है, तो पावर इज इक्वल टू वी आई, ये जेनर पे लगा देना अगर पावर दे रखी है तो। ठीक, तो इसने वोल्टेज कितनी ली? VZ। ये वोल्टेज कितनी लेगा? कितनी लेगा? V इनपुट माइनस VZ। ये क्वेश्चन इस टाइप से टैकल कर लेना, कई बार वो रेजिस्टेंस नहीं होता। दूसरी बात, एक PYQ का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, उसमें यहां लोड रेजिस्टेंस दिखा रखा है लेकिन कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है, मेरे को डेटा एग्जैक्टली याद नहीं। तो उस केस में अगर तुम इस लोड को इनफाइनाइट मान लोगे तो क्या होगा? ठीक है, इसे हटाना पड़ेगा और ऐसे सर्किट हैंडल करना पड़ेगा। तो किसी केस में अगर किसी वैल्यू नहीं दे रखी है किसी चीज की तो अपने आप समझ जाना क्या करना पड़ सकता है। जेनर के मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें जेईई मेंस में ही मिलेंगे। ठीक है, नीट में इसके क्वेश्चन बहुत कम आए और जो आए हैं वो कुछ ज्यादा इजी थे। तो ये क्या है बच्चों? जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। समझ में आया ये कैसे वोल्टेज रेगुलेट करती है? आउटपुट इसके साथ पैरेलल में लगता है, इसके अक्रॉस जितनी वोल्टेज है उससे ज्यादा जा नहीं सकती। आई होप आपने देखा हो एक ही वोल्टेज पे इस पे डिफरेंट कलर्स करंट्स हो सकते हैं। हाँ भाई, V इक्वल टू आई आर लगा सकता हूँ जेनर पे। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस पे फॉलो होता है, सेमीकंडक्टर्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो क्या लगाऊं जेनर पे? डायनेमिक रेजिस्टेंस। हर पॉइंट पे इसका, ठीक है, डेटा अलग अलग होगा, तो थोड़ा सा सोच लेना। इसीलिए डायोड्स के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए तो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस पावर इज इक्वल टू VI से निकालते हैं। बाकी तुसी शानी बूझो, हैंडल आउट कर लोगे अगर क्वेश्चन निकाले तो। ये चीज थोड़ा सा देख लेना। करें आगे। ये था जेनर का डिस्कशन। एक बार थोड़ी सी चुल के लिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगेन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी ने तुम्हारे मजे लेने के लिए सारा डेटा नहीं दिया। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, सॉल्व नहीं करना कुछ भी। पढ़ लिया? ट्राई करो बच्चों, पढ़ो समझो, आंसर मत देखो अभी। करें स्टार्ट? आइए एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, मैं अपने आलसीपन का फायदा उठाते हुए। आइए इसी डायग्राम को यूज करता हूं। देखी जाएगी। ओके, यहाँ पे आइए वापस से। आपके पास एक जेनर डायोड है, वोल्टेज दे रखी है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, लोड करंट है और इनपुट वोल्टेज है। कोई डाउट किसी को? करें स्टार्ट? एक बार वैल्यूज लिखवाइए प्लीज आप अपनी मेमोरी से।
इनपुट वोल्टेज है 10 वोल्ट, जेनर ब्रेकडाउन है 6 वोल्ट, लोड करंट कितना है? सॉरी 4 मिली एम्पेयर था शायद लोड करंट, 0.4 था, 4.0। इट्स ओके, उसे कुछ तो याद है कमीनो, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या आपका आंसर आ जाएगा इतने डेटा से? वेरिएबल्स ज्यादा है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, यहां पे ठीक है ये है, इट्स ओके, इस पे वोल्टेज कितनी होगी? 6 वोल्ट। इस पे V इज इक्वल टू आई आर लगाऊंगा तो लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या? आर एस, ठीक है। मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज है, इसको कितनी वोल्टेज मिलेगी? एग्जैक्टली 4 वोल्ट। क्या मैं इस पे V इज इक्वल टू आई आर लगा सकता हूं? इस पे V इज इक्वल टू आई आर लग जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा। क्यों? हमें करंट नहीं पता, हमें रेजिस्टेंस नहीं पता, हमें सिर्फ क्या पता है? वोल्टेज। अब इस पे कितना है? 4 मिली एम्पेयर। एटलीस्ट एक डेटा तो हो जेनर का, इसने अपने आप मान रखा है कि जेनर का करंट 5 टाइम्स होगा और वहां से आंसर सॉल्व कर रखा है, ठीक है। देखिए वापस क्वेश्चन, तो आप अगर ये लाइन पढ़ेंगे तो इसके बाद देखिए, जेनर डायोड से करंट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ये इसने खुद बोला, जेनर का ब्रेकडाउन हो गया तो वो ज्यादा करंट को सपोर्ट करते हैं, तो इसने अपने आप मान लिया कि जेनर का करंट नियरली 5 टाइम्स है, अपने आप मान लिया। तो ये अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो कि जेनर करंट, ठीक है, किससे बड़ा होगा? लोड करंट से बड़ा होगा, नियरली 5 गुना। कंपेरेबल तो है लेकिन बड़ा है। चूज बालक, ये थ्योरी वगैरह ही है, क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है 5 गुना चूज कर लो। अगेन ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे 4 टाइम्स या 6 टाइम्स मान सकते थे। 5 एक नंबर थोड़ा अच्छा है कैलकुलेशन में, इसलिए मान लिया। मैं समझ रहा हूं, मेरे को भी बहुत अजीब लगा था, लेकिन इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं कभी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन? क्यों? बालक बालक, जिस डायग्राम में मैंने कहा था वो लैब मैनुअल वाला डायग्राम था, उसमें लोड था ही नहीं। लोड नहीं होगा तो ऑफ कोर्स, तो प्लीज ये थोड़ा सा देख लेना। मैंने डिस्कस कर दिया, कोई बाद में मेरे पास लेके आए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं कहूंगा जी छोड़ो ये ना पूछो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। हाँ भाई, क्या होते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक? ऑप्टो इज फॉर काइंड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर इलेक्ट्रॉन। वो सेमीकंडक्टर्स जिनमें लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन से लाइट निकलती है, मतलब एक प्रोसेस दूसरे को स्टार्ट करें, उन्हें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस कहते हैं। तो आप पूछ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन लिख लो यहाँ से, सेमीकंडक्टर डायोड्स इन विच चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स, ठीक, ये लिखा। उसके बाद ये लाइन काट के, आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, ये लिखा। इसके बाद 1 2 3 बुढ़े की मशीन, तीनों नोट करो पूरे, ठीक है। ओके डोके, देखिए सबसे पहले आई होप आपको डेफिनेशन पढ़ के ही समझ में आ गई हो क्या मीनिंग है यहाँ। अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस में सबसे पहला है फोटो डायोड्स, इससे हम फोटो डिटेक्टर भी कह सकते हैं, लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एलईडी, एंड फाइनली सोलर सेल्स या फोटोवोल्टेक सेल्स। बायसिंग अगर आपको याद हो, पीएन जंक्शन की बायसिंग, तो एक फॉरवर्ड बायस था, एक रिवर्स बायस था और एक
नो बायस या अनबायस था। 3 डिवाइस 3 बायसिंग, बताओ अनबायस्ड कौन सा होगा? सोलर सेल। सोलर सेल खुद बैटरी की तरह काम करेगा, तो इस पे बैटरी क्यों लगाएं? सो सोलर सेल्स आर अनबायस्ड, इनकी बायसिंग नहीं होगी, इनके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं की जाती। फिर फॉरवर्ड बायस कौन सा होगा? ट्राई करो। फॉरवर्ड बायस एलईडी होगा। बल्ब अगर आपने लगाए हैं तो वो फॉरवर्ड बायस में लगते हैं। सो दीज आर इन फॉरवर्ड बायस, लिखा। एंड फाइनली फोटोडायोड्स आर इन रिवर्स बायस। ये 3 टाइप की बायसिंग है 3 डिवाइसेस के लिए। तीनों की बायसिंग अलग अलग होती हैं, तो मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ गया तो आपको आइडिया होना चाहिए कौन किस बायसिंग में लगेगा। करें आगे? ओके डोकी, आगे आइए। सबसे पहले लिखिए फोटोडायोड। अब मैं इतना भी निर्दयी इंसान नहीं हूं, तो एक काम करो, डायग्राम बना लो प्लीज, अपने कर कमलों से करो, इसे भी जूम करना पड़ेगा। ओके, कोशिश कीजिए ऊपर वाला। हाँ तो बच्चों, डायग्राम काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पिछले चैप्टर्स वगैरह में डिस्कस किए थे। जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, उतना ज्यादा करंट होगा। एनीवन, अब कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई फोटोडायोड्स आर कंडक्टिंग करंट? क्यों यहां करंट फ्लो हो रहा है रिवर्स बायस में होने के बावजूद? एनीवन? देखिए, रिवर्स बायस का डायग्राम आपको याद है? पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, वो वाला डायग्राम। पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस में करंट क्यों ब्लॉक होता है? एनीवन? रिवर्स बायस क्यों करंट को ब्लॉक करता है? डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन विड्थ। डिप्लीशन वर्ड का मतलब क्या है? डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। तो देखो, ये आपके पास एक पीएन जंक्शन है। हाँ भाई, पी साइड कौन होगा, एक्सेप्टर या डोनर? ठीक, तो पी साइड एक्सेप्टर, एन साइड डोनर। एक्सेप्टर आयन कैसा चार्ज? शाबाश, यही सुनना था। देखो, आपको अगर याद हो तो यहां एक होल था, यहां एक इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो गए और बीच में कोई चार्ज कैरियर नहीं बचा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बचा जो चार्ज कंडक्ट करवा सके। अब मैंने ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। लेट जस्ट से ये डायोड आइडियल के क्लोज है, यानी मैंने ये कनेक्ट कर दिया लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि चार्ज कैरियर नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने यहां से लाइट डाली, लाइट यहां आई। यहां क्या है, यहां एक इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइंड है, यहां एक इलेक्ट्रॉन अपनी कोवेलेंट बॉन्ड में घुसा हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा। लाइट आएगी, लाइट क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, उसे बाहर निकाल देगी, इजेक्ट करवाएगी, एमिशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्या बनेगा? फोटोन इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं निकला एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे बाहर निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल बन गया लाइट के आते ही। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? आई होप आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। दूसरा, अगर करंट फ्लो करेगा तो ऐसे करेगा। तो डिप्लीशन विड्थ की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड है और एक्सटर्नल फील्ड भी इसी साइड है, दिख रहा है सबको? दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। अब जहां चार्ज कैरियर नहीं थे वहां चार्ज कैरियर आ गए, करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा और होल कहां जाएगा? ऐसे। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। एन टू पी वाले करंट को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है। तो यहां कौन सा करंट आ रहा है? ड्रिफ्ट करंट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे लाइट आ रही है वैसे वैसे, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इफ आने वाली लाइट को मैं स्टॉप कर दूं? करंट स्टॉप हो जाएगा। हेंस फोटोडायोड्स डिटेक्ट लाइट। जब तक लाइट आती रहेगी तब तक करंट फ्लो होता रहेगा। बात आई समझ में? किसी को इसकी वर्किंग में डाउट हो? एनीवन? कैन आई स्टार्ट?
तो ये इसकी वर्किंग है जो मैंने समझा दी। अगर आपको प्रॉपरली डिटेल में पढ़नी है तो प्रॉपरली डिटेल में यहाँ एनसीईआरटी से मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी में देखिए स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन है जो कि हमने हेडिंग डाली थी, जेनर और ये तीनों, ये टोटल 4 स्पेशल पर्पस है। ठीक, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। हाँ भाई, जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी की वैल्यू एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से जंप करवा के कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, शॉर्ट में अपनी कोवेलेंट बॉन्ड से निकालना है, तो एनर्जी एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होगी। तो एक काम करो, यहां लिख लो, अगर यहां तुमने एच न्यू लिखा है तो इसके आगे लिख लो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इजी। ये एनर्जी बैंड गैप से बड़ा होना चाहिए। आई होप कॉमन सेंस हो ये। ठीक, इसके बाद वापस देखिए यहां पे जैसे ही लाइट आएगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा डिप्लीशन रीजन में या उसके आसपास। तो ऐसी जगह चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे जहां चार्ज कैरियर नहीं थे और इस वजह से करंट फ्लो होगा। लेकिन करंट उल्टा है इसलिए द नेम इज रिवर्स बायस। फाइनली ये बात बता रखी है इंसिडेंट लाइट करंट के प्रोपोर्शनल होगी, जो कि हम ड्यूअल नेचर में देख ही चुके हैं। और मोरल ऑफ द स्टोरी हैंस देयरफॉर ये कह रखा है, समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड द क्वेश्चन इज व्हाई रिवर्स बायस इज यूज्ड इन फोटोडायोड्स, व्हाई नॉट फॉरवर्ड बायस। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, पढ़ा सबने क्वेश्चन? डाउट? हाँ भाई, फॉरवर्ड बायस करंट कौन से चार्ज कैरियर से फ्लो होता है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी? मेजॉरिटी। रिवर्स बायस माइनॉरिटी। ये रीजन, रिवर्स बायस करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो होता है और वो कम होता है। ये चीज अजीब है, हम कम करंट क्यों चाहेंगे जब ज्यादा मिल सकता है, यही इसने पूछा है। अगर फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा है तो फोटोडायोड को फॉरवर्ड बायस में रखो, करंट ज्यादा ही मिलेगा। तो रिवर्स बायस में क्यों यूज कर रहे हो, कोई आइडिया देगा स्टार्ट करने से पहले? फोटोडायोड्स क्या होते हैं? डिटेक्टर होते हैं। ठीक है, लेट जैसे तुम पुलिस वाले हो, चोर के पीछे भाग रहे हो, मेरे जैसे तू मेरे पीछे ही भाग बच्चे, ठीक है, और किसी के पीछे मत भागना, मेरे पीछे भाग। कोई तो मेरे पीछे भाग रहा है, ये सोच के मैं भी खुश हो जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि लेट जैसे चोर आगे भाग रहा है, तुम उसके पीछे, अगर आप दोनों ही हो पूरे ग्राउंड में तो आपको नजर रखने की जरूरत नहीं है वो कहाँ जा रहा है, साफ साफ दिखेगा। पर लेट जैसे कोई सिनेमा हॉल का गेट वगैरह ओपन हो गया और एकदम से भीड़ काफी सारी आ गई और वो भीड़ में गायब हो गया, डिटेक्ट कर पाओगे? एग्जैक्टली, फोटोडायोड्स आर फोटो डिटेक्टर्स, नाम याद है इसका। फॉरवर्ड बायस में देखो, लेट जस्ट से फॉरवर्ड बायस में हमारे पास 10 की पावर 5 चार्ज कैरियर्स हैं, ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। उन 10 इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे? अमाउंट अगर पहले ही ज्यादा है और उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी होते हैं, कम वाले। तो रिवर्स बायस में 100 इलेक्ट्रॉन थे, 10 और आ गए, डिटेक्ट कर पाओगे? यहां पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 0.01% आई थिंक। यहां इंक्रीमेंट कितना है? 10%। ठीक, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, द चेंज इन करंट the change in current is easier to notice, is easier to notice in reverse bias, in reverse bias. Hence photodiode, hence photodiode is operated in reverse bias.
ठीक, रिवर्स में चेंज बहुत इजीली मेजर हो जाता है। हमेशा कभी भी तुम पढ़ो कि लोग स्मगलिंग करते पकड़े गए, जैसे कई लोग दूसरे कंट्रीज से सोना लाने की कोशिश करते हैं इंडिया में, इनडायरेक्टली लाएंगे तो कस्टम ड्यूटी से बच जाएंगे, टैक्स कम देना पड़ेगा, सोना सस्ता पड़ेगा। ठीक, तो वो हमेशा कौन से एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं? हैवी वाले एयरपोर्ट पे, जैसे मुंबई वाला हो गया, दिल्ली वाला हो गया। वो छोटे मोटे एयरपोर्ट पे नहीं पकड़े जाते, क्योंकि वो उनसे आते ही नहीं। उनका क्या रहता है, एयरपोर्ट पे जितनी भीड़ होगी उस भीड़ में जल्दी से गायब हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, भीड़ काफी लंबी है, पुलिस वाले भी जल्दी जल्दी चेकिंग करके भगा देते हैं। तो इस चक्कर में भीड़ में से बचने की कोशिश करते हैं। अगर आप लाइट एयरपोर्ट पे चले गए, जैसे अपना करनाल वाला हो गया, एयरपोर्ट के नाम पे पता नहीं क्या है, मैं कभी गया ही नहीं, एक छोटा सा ग्लाइडर उड़ता रहता है, आप इस पे चले गए, आपने कहा कि भाई जाना है, पहले तो वो चाय पी रहा होगा, रुक जा यार क्या जल्दी जाके करेगा आराम आराम से चेकिंग करके भेजेगा। ठीक है, तो इसीलिए रिवर्स बायस में डिटेक्शन इजी हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में भीड़ ज्यादा होती है, डिटेक्ट नहीं हो पाता। ये एक सिंपल सा रीजन विद एग्जांपल समझाया गया है। नेक्स्ट लिखिए एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी, ये जो क्लास में लाइट लगी हुई है कौन सी है? सॉरी, सीलिंग लाइट्स। शाबाश बच्चे, प्राउड ऑफ यू। अच्छा हो तुमने ट्यूबलाइट नहीं कहा, वरना मेरे को डाउट होता तुम पे। बल्ब, ये जो हैं दीज आर एलईडी। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारे बचपन के आसपास तुमने वो ट्रांसपेरेंट से बल्ब देखे होंगे, जिनके अंदर वो फिलामेंट भी दिखता था। फिर उसके बाद सीएफएल आई थी। सीएफएल वो बल्ब से आए थे जिनमें आगे थोड़ी सी ट्यूबलाइट सी टाइप दिखती थी, ट्यूब सी दिखती थी। और अब काफी टाइम से वो गोल गोल व्हाइट बल्ब आ रहे हैं जिन्हें एलईडी कहते हैं। एलईडी बहुत महंगे आते हैं। नॉर्मल वो बल्ब आई थिंक आजकल 30 का हो गया, वो फिलामेंट वाला बिकना भी बंद हो गया, आते भी बहुत कम है। जबकि एलईडी जब आप लेने जाओगे तो 300 350 इतने की पड़ेगी, और वो 2 साल की गारंटी भी देगा। महंगी है लेकिन चलती बहुत है। अगर तुम एक 100 वोट का बल्ब यूज कर रहे हो तो वो मुश्किल से 20 या 30 वोट की लाइट देता है, वो पुराने वाला। ठीक है, और बाकी वो हीट वगैरह बनाता है, एनर्जी का लॉस करता है। पुराने वाला 100 वोट का बल्ब ले आओ और ये नए वाले 9 वोट के बल्ब ले आओ, 9 या 10 वोट के, काइंड ऑफ सेम ही लाइट देंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आप ये एलईडी वाले बल्ब लेने जाओ तो देखना इनकी मैक्सिमम वोल्टेज 9 12 वोट इतने पे एक कमरे में बन जाती है। जैसे ये वाला रूम हो गया, इस रूम में 23 वोट का बल्ब लगा दो, एलईडी वाला बहुत ज्यादा लाइट कर देगा। 23 वोट तो आई थिंक मैक्सिमम है, 15 वोट से ज्यादा दुकान वाले रखते ही नहीं है बल्ब। तो ये कम एनर्जी पे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं बिकॉज दे यूज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना इस चीज को। अब यही बात बताई गई है एलईडी कैसे काम करते हैं। तो एलईडी कौन सी बायसिंग में लगाए जाते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग में। चलो अब एलईडी का काम करने का तरीका समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे समझाया गया है वैसे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, नीचे वाला कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड? शाबाश, नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। यहाँ पे हल्की से नए लेवल भी होंगे, आई होप आपको याद हो पीएन जंक्शन में वो जो डोपिंग कर देते हैं। एन किस पे आता है? नीचे साइड एक नया लेवल जो आता है। होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में। तो एन टाइप में यहाँ नया लेवल बनेगा, सी टाइप पी टाइप में यहाँ नया लेवल बनेगा। वो चीज आई होप आपको याद हो। अब हाउ डू एलईडी एमिट एनर्जी, एमिट लाइट? एलईडी कैसे लाइट एमिट करते हैं, कोई आइडियाज? तो देखें, सबसे पहले क्या होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट जस्ट से यहां कहीं किसी भी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, लेकिन ये एनर्जी किससे कम है? एनर्जी बैंड गैप से। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसे एनर्जी दे दी,
एनर्जी किसकी हेल्प से दी? करंट की वजह से। जो आप ये लाइट लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट में बल्ब फिट कर रहे हो, ये इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी बैंड गैप से कम होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, कंडक्शन तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्रिटिकल कंडीशन है, नहीं पहुंच पाएगा। तो ये यहां तक जाएगा, अब क्या होगा? वापस आएगा। जैसे ये वापस आएगा, इसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करेगा? फोटोन की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में। दैट्स हाउ एलईडी वर्क। एलईडी वाले बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो एनर्जी ऐसी होती है कि उन्हें कंडक्शन बैंड में ना जाने दें, और वो वापस जब एनर्जी एमिट करते हैं तो वहां से लाइट बनती है। ठीक, तो ये लेस देन इक्वल टू वाली टर्म याद रख लेना, एनसीईआरटी में ऐसे ही समझाया गया है। ठीक, अगेन मुझे उतना ये चैप्टर आता है जितना थ्योरी में बता रखा है, मैं इसका प्रूफ नहीं दे सकता। काश मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ली होती तो मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर पाता कि चिप क्या होती है। नहीं बच्चे, फिर भी मैं यही होता। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकता है। इसे लिख लाना, यहाँ पे देख लो, मैं जनरली लिखवाता मैंने, लेकिन देखो एलईडी क्यों बेटर है नॉर्मल बल्ब से? तो पहला, कम वोल्टेज कम पावर पे ज्यादा काम कर लेते हैं। दूसरा, फास्ट एक्शन। अगर आपको सीएफएल वाले बल्ब याद हो तो जब उन्हें ऑन करते थे वो 1 या 2 सेकंड का थोड़ा सा लेटेंस वगैरह देते थे, मतलब लेट ऑन या ऑफ होते थे। यानी आप सारे स्विच ऑन करके देख रहे हो, आप अगले 2-3 पे चले गए जब जाके वो ऑन हुआ है। इस टाइप के एक्शन आपने देखे होंगे, लेकिन इसका फास्ट एक्शन होता है। नेक्स्ट, जो लाइट एमिट होती है उसकी बैंडविड्थ ये है, लॉन्ग लाइफ है। रगड़नेस, इसे रगड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रगड़नेस का मतलब है कि इसे बहुत ज्यादा डेलिकेट वे से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक आपका नया फोन, और ये मेरा बच्चा आराम से रखोगे, 1 साल पुराना फोन उठ हट ऐसे ऐसे खाट पे बेड पे फेंक दिया, तो वो रगड़नेस है। जैसे नई स्कूटी पे मैंने कई देखा है, कई लोग नई स्कूटी लेके आते हैं ना, भाई 2 से ज्यादा नहीं बैठेंगे। पुरानी स्कूटी पे हाँ भाई 5 बैठे हैं, छठा और आ जाएगा, आ जाओ। तो रगड़नेस इज दिस कि उसे रफली ट्रीट किया जा सकता है। सीएफएल बल्ब को इतना आराम आराम से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हार्ड केयर चल जाएगा। एंड आई होप सारे पॉइंट समझ में आ गए हों, व्हाई सीएफएल इज बेटर, सॉरी व्हाई एलईडी इज बेटर। करें आगे। आई होप आपको याद हो, पहले मॉनिटर थे, टीवी मॉनिटर, फिर एलसीडी आए, आजकल टीवी एलईडी आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ एलसीडी, अगर नोटिस किया हो तो। नहीं किया तो घंटा फर्क पड़ता है मुझे। आइए, एंड द फाइनल वन इज, अरे का है लास्ट वाला, दसो मैनू, सोलर सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। तो मैं तुम पे थोड़ा सा तरस खा रहा हूं, इस डायग्राम को देख लो, बनाने की नीड नहीं है। सोलर सेल में सोलर लाइट आती है, तो जब भी अपने घर पे सोलर पैनल वगैरह लगवाओ, कोशिश करना उन्हें ढक दो ताकि धूप में गर्म ना हो। मैंने एक के घर पे देखा था, उसने वो शेड लगवा रखी थी सोलर सेल के ऊपर कि खराब ना हो जाए। तो मैक्सिमम तो पानी की टंकी के ऊपर अगर सोलर सेल लगा दे तो गर्मियों में वो उतनी गर्म नहीं होती और काम भी अच्छा कर देती है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना प्लीज। आइए, हाँ तो बच्चों, सोलर सेल लिखने के बाद ये डायग्राम बना लीजिए प्लीज। ओके, वो देखो, सबसे पहले ये अकेला ऐसा ग्राफ है जो 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। नीट में जब ये क्वेश्चन आया था तो उन्होंने मैग्नीट्यूड लेके सेकंड, ठीक है, उसमें ग्राफ बना दिया था। रीजन कोई बताएगा ये ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में क्यों जा रहा है? आओ देखो, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, सबको दिखाई? तो ये करंट कौन सी डायरेक्शन ले रहा है? रिवर्स बायस वाली। बात आई सबको समझ में? रिवर्स बायस में करंट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव करंट की वजह से करंट नेगेटिव वाली डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम? अब वापस आइए, देखिए, सबसे पहले आई होप आपको याद हो, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव एक्सेप्टर और डोनर सेल्स।
लाइट आई, इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, कौन काम मूव करेगा? आई होप आपको पता हो बीच में क्या है, बैरियर फील्ड है। तो ये बैरियर फील्ड खुद चार्ज को मूव करवाएगी, आप किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प नहीं ले रहे हो। तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड हेंस ऐसे करंट फ्लो होगा। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद दोबारा देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रियोस्टेट की वैल्यू, आर एच रियोस्टेट, हम कहां से कहां रखेंगे? 0 से इंफिनिटी के बीच में। एनीवन, रेजिस्टेंस 0 है, क्या कहें, शॉर्ट या ओपन? शॉर्ट सर्किट। एनीवन, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितनी होती है? शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होती है, यही शॉर्ट सर्किट का मतलब था। हाँ तो बच्चों आओ देखो, शॉर्ट सर्किट दिखा यहां पे, वोल्टेज 0 है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस 0 होती है, ठीक। फिर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते करते इंफिनिटी कर दी, करंट फ्लो होगा? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब देख सकते हो यहां क्या है, करंट 0 है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में रखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये क्या है? हमारा फोटोवोल्टेक सेल और सोलर सेल, ठीक है, याद रह जाएंगी ये बातें। क्विक क्वेश्चन, टाइम है अभी, क्विक क्वेश्चन सोलर सेल में जो पूछा जाता है। हाँ भाई, सोलर सेल कौन से सेमीकंडक्टर से बनते हैं, ये बात मैं पूछ चुका हूं। अनबाइस्ड, कौन से मटेरियल से बनते हैं, कौन से सेमीकंडक्टर से बनते हैं? तो क्वेश्चन लिखे, व्हाई सिलिकॉन एंड गास, गास क्या है? घासलेट, गैलिडियम सुना मैंने, गैलियम आर्सेनाइड। व्हाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर यूज्ड इन सोलर सेल्स। यही दो मटेरियल सबसे ज्यादा सोलर सेल में क्यों यूज हो रहे हैं जबकि इतने सारे सेमीकंडक्टर्स हैं? बोलो, जनता जवाब मांग रही है, कोई भी? कैन स्टार्ट? व्हाट इज इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया? सन से अर्थ पे कौन कौन सी वेव आती हैं? सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी सेम आती है? किसी की एनर्जी ज्यादा आती है, किसी की कम आती है। तो हमने क्या किया, सन से अर्थ पे जितनी भी लाइट आती हैं, जितनी भी एनर्जीज आती हैं, सबको प्लॉट किया। तो सोलर रेडिएशन वर्सेस देयर एनर्जीज, यानी कौन सी लाइट की कितनी अमाउंट है, इसका मतलब हो गया अमाउंट, और इसका मतलब है वैल्यू, उस एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो लेट जैसे अर्थ पे गामा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, ये सारे आ रहे हैं, आपने इन सबको प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया, तो किसी की अमाउंट कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। आपने प्लॉट किया और आपने क्या देखा, ये जो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रख रहा है, ये रेडिएशन अर्थ पे सबसे ज्यादा आ रहा है सन से, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करें जिसका एनर्जी बैंड गैप 1.5 के आसपास हो, तो उसे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। अगर मैं कोई ऐसा सेमीकंडक्टर यूज कर लूं जिसकी इंटेंसिटी, सॉरी, जिसकी एनर्जी इतनी है, तो सन से वो लाइट आ ही नहीं रही है। जैसे तुमने एक सेमीकंडक्टर बना दिया जो यूवी लाइट से चल रहा है, हमें तो पता है यूवी लाइट मैक्सिमम ओजोन ब्लॉक कर देता है, अर्थ पे पहुंच ही नहीं पाती, तो ऐसा सेमीकंडक्टर अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पाएगा। तो सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड की एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा पास है, सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम वाले अमाउंट है, इसलिए प्रेफर किए जाते हैं। याद रह जाएगी ये बात। तो सबसे पहले मैंने जो बोला ये वो समझा रहा है। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन पे मैंने आर्ग्यूमेंट किया था, मैंने लिखवाया है सिलिकॉन
का एनर्जी बैंड गैप कितना लिखाया था 0.7, ये कितना बोल रहा है? दोनों चीजें सही हैं, लेकिन क्या गलत है? वो सिलिकॉन डायोड थी, उसमें पीएन जंक्शन बन चुका था। ये क्या है? ये सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनी है। बात आई समझ में? सिलिकॉन का तुमने खुद देखा होगा 0.7 वोल्ट कुछ लिख रखा था एनसीईआरटी में, और यहां कुछ और लिख रखा है। तो आई होप तुम्हें याद हो, पीएन जंक्शन सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करने से कंडक्शन बढ़ जाती है, कंडक्शन बढ़ जाती है तो एनर्जी बैंड गैप कम हो जाता है, इसलिए ये आंसर्स डिफरेंट हैं। तो सिलिकॉन का 1.1 है और गैलियम आर्सेनाइड का 1.53 है। दोनों किसके पास है? सन से आने वाली लाइट 1.5 के सबसे ज्यादा पास है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर देम इन सोलर सेल्स। याद रह जाएगा, यही बात यहां डिटेल में समझाई गई है।